Hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC देहरादून. सो मैक्सिमम लोग जो भी आप पे वीडियो देख रहे हो उन्होंने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया होगा और अब आपको पता ही है कि रिजल्ट आ चुका है और क्या मतलब जो रैंक इन्फ्लेशन नीट 2023 में हुआ है ना वो मतलब ऐसा रैंक इन्फ्लेशन है 21 और 2022 का कंबाइन मिला के नहीं हुआ है, ऐसा रैंक इन्फ्लेशन नीट 2023 में हुआ है. मतलब इस रैंक इन्फ्लेशन के बाद मेजॉरिटी आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग मतलब क्या कंक्लूड करोगे, यही कंक्लूड करोगे कि जो भी हम बोलते थे कि जैसे जैसे 600 आ जाएं, 600 प्लस आ जाएं, तो अब ऑब्वियसली यही कहेंगे कि 600 इज़ डेफिनेटली नॉट अ सेफ स्कोर इन नीट. एटलीस्ट 2023 में तो 600 इज़ डेफिनेटली नॉट अ सेफ स्कोर. 2024 का क्या पता पेपर थोड़ा फिर से अच्छे लेवल का आ जाए तो फिर कट ऑफ कम हो जाए, लेकिन 2023 में पहले ही बोल देता हूँ कि 600 इज़ नॉट अ सेफ स्कोर. और ये मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ. स्टेट कोटा में अलग रहता है. कुछ स्टेट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है. कुछ स्टेट होते हैं जहाँ कम मेडिकल कॉलेज होते हैं, या फिर कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ से रैंकर्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ ऑल इंडिया से भी ज़्यादा जाती है. फॉर एग्जांपल राजस्थान, दिल्ली. तो इसीलिए फॉर ऑल इंडिया कोटा 600 इज़ डेफिनेटली नॉट अ सेफ स्कोर इन नीट 2023. अब देखो, रैंक इन्फ्लेशन एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूँ कैसे हुआ है. जो मेरी स्टेट यानी उत्तराखंड के जो स्टेट टॉपर थे 2022 के, उनके मार्क्स 700 थे और उनकी ऑल इंडिया रैंक 77 थी. लेकिन इस बार के जो स्टेट टॉपर हैं उत्तराखंड के, उनके भी मार्क्स 700 हैं लेकिन उनकी ऑल इंडिया रैंक 320 है. मतलब आप देख लो, इससे हम ये तो पता कर लगा ही सकते हैं कि 700 से ऊपर कि उनके ऊपर और भी बच्चे जिनके 700 प्लस मार्क्स हैं. मतलब 700 मार्क्स के भी इतने बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 350 प्लस बच्चे. हम कह सकते हैं कि 700 मार्क्स के 350 प्लस बच्चे हैं. तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि पेपर कितना इजी था और 600 से ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी ज़्यादा हो चुकी है. अगर एक और एग्जांपल देखें, अपने ही मार्क्स का एग्जांपल लूँ. मेरे 2022 में 655 थे तो मेरी जो रैंक थी वो थी 3673, मतलब 3600. या फिर जैसे ऑलमोस्ट 200 या 250 स्टूडेंट्स होंगे जिनके 655 मार्क्स होंगे, तो हमारी रैंक थी 3500 से लेकर 3700 के बीच में. लेकिन अभी जो मैंने देखा, जो एनटीए ने अपना एक पीडीएफ रिलीज़ किया था, नोटिस, जिसमें उन्होंने बच्चों की लिस्ट दी थी टॉपर्स की, तो उसमें जिनके 655 थे उनकी रैंक 5600 5700 ऐसे थी. तो आप ऑलमोस्ट 2000 का डिफरेंस आ गया. तो इसी से देख ही सकते हैं हम रैंक इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे हो रहा है. तो अब देखो, थोड़ा फैक्चुअल डेटा में बात करते हैं कि अगर हमें अभी प्रिडिक्ट करनी हो. देखो, वैसे तो काउंसलिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल. एट द एंड ऑफ काउंसलिंग, एट द एंड ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड, किसी को नहीं पता है कि कट ऑफ क्या निकल के आया है, वो लास्ट रैंक क्या निकल के आया है जिसमें किसी स्टूडेंट को लास्ट एमबीबीएस की सीट इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट हो रही है. लेकिन अगर हम अभी थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे बात करें तो नीट 2022 में जनरल कैटेगरी की बात करेंगे. कोई और कैटेगरी का ये देख रहा होगा तो वो तो वैसे ही अनुमान लगा लेगा कि अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इतनी जा रही है तो मेरी इससे कम ही जाएगी. तो देखो, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिस मार्क्स पे लास्ट एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई थी, एमबीबीएस आई मीन ऑल इंडिया कोटा से, वो थे 596 मार्क्स. लेकिन अब एक बात और बता देता हूँ आपको कि मार्क्स की इतनी वैल्यू नहीं है, मैं वैल्यू आपकी रैंक की है. भल फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लो कि अगले साल का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाता है. हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ऐसा कुछ नहीं है, सच मानने की ज़रूरत ये मत सोचना कि 2016 जैसा ऐसा कुछ पेपर आ रहा है. जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपको एक बात एक्सप्लेन करने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगले साल का पेपर इतना टफ आ गया कि 500 इज़ द मैक्सिमम मार्क्स और जिसके 500 आ रहे हैं उसके ऑल इंडिया रैंक 1 है. अब तो नहीं कहेंगे ना कि 600 इज़ अ सेफ स्कोर. तो इसीलिए रैंक ज़्यादा मैटर करती है, नॉट योर मार्क्स. इसीलिए जो भी हम अभी एनालिसिस करेंगे वो रैंक के बेस पे करेंगे और ना कि मार्क्स के बेस पे. तो जो हमारे नीट 2022 में लास्ट एमबीबीएस की जो सीट अलॉट हुई थी एआईक्यू के थ्रू, दैट वाज एट 596 मार्क्स एंड 22,000 रैंक, ऑलमोस्ट 22,000 रैंक पे अलॉट हुई थी. लेकिन अब हम अगर देखें 2023 की बात करें तो अगर किसी के 596 या फिर 600 भी आ रहे हैं, उसकी रैंक ऑलमोस्ट 30,000 है. तो क्या आपको लगता है कि उसके 600 हैं भले ही, तो उसे 30,000 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू स्टे वैकेंसी में भी सीट मिल जाएगी? तो आंसर है नो. मतलब अब देखो, इतनी भी सीट्स इंक्रीज़ नहीं हुई है, 8,000 सीट्स नहीं हुई है इंक्रीज़, और ऊपर से जनरल कैंडिडेट है. अगर कोई कैटेगरी है उस पर SC ST ऐसी कोई कैटेगरी होती तो हम बोल भी सकते थे मिल जाएगी, लेकिन जनरल को नहीं मिलेगी. तो अभी अगर बस इसी
थोड़ा इसी लॉजिक के बेस पे अगर हम देखें कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो वो ऑलमोस्ट 613 या 614 या 615 जाएगी, क्योंकि यही मार्क्स हैं जो कि आपके 22,000 रैंक के आसपास, मतलब इन्हीं मार्क्स पे इतनी रैंक आई है 22,000। तो अभी बस ये हम एज अ गेस लगा सकते हैं कि अगर 596 मार्क्स पे लास्ट ईयर 22,000 रैंक थी और उस पे लास्ट एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई थी, तो इस साल 22,000 जो रैंक है वो 613 या 614 पे है। तो इस साल उतने मार्क्स पे हमें लास्ट सीट मिल सकती है एआईक्यू के थ्रू। अब देखो, ये एक क्या कह सकते हैं, कैलकुलेटेड गेस है। बाकी काउंसलिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो इसीलिए जो एक्चुअल हमें कट ऑफ पता चलेगी वो तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगी। और अब देखो, जिसके तो चलो फॉर एग्जांपल ये जो 613 या 614 है तो लास्ट मार्क्स है जिन पे कैटेगरी क्या बोलते हैं सीट अलॉट होगी। अब देखो, जिसके तो 620 प्लस आ रहे हैं वो तो टेंशन फ्री रहें, वो तो अब मतलब टेंशन फ्री रहें, वो तो अब मतलब थोड़ा देखते रहें कि कॉलेज कैसा होता है वगैरह वगैरह, कॉलेजेस के बारे में देखते रहें। लेकिन अब जिनके 600 से कम आ रहे हैं, या फिर अब जिनके जिनकी रैंकिंग 22,000 से ऊपर आ चुकी है, या फिर चलो 23 या 24,000 ही ले लेते हैं, इनसे ऊपर आ चुकी है, तो देखो अब आपको इतना तो पक्का है कि आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो अब आप क्या करोगे? सिंपल है, अब आपके पास कुल मिला के दो ऑप्शन है। या तो आप कोई और कोर्स ज्वाइन कर लोगे, अपने कॉलेज लाइफ स्टार्ट करोगे, या फिर ऑलरेडी अगर कॉलेज में वो पार्शियल ड्रॉप ले रखा है तो उसको फिर मतलब ड्रॉप हटा के फिर आप अपने वो कॉलेज का जो भी आप कोर्स कर रहे थे उसे कंटिन्यू करोगे, उस पर फोकस करोगे। दूसरा ऑप्शन बचता है, ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करोगे। अब देखो, ड्रॉप लेना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो उनके लिए तो ड्रॉप लेना आसान है, या फिर सेकंड अटैम्प्ट या फिर थर्ड अटैम्प्ट भी होगा ना, तो भी उनके लिए ड्रॉप लेना आसान है। लेकिन वो जिनका थर्ड अटैम्प्ट से ज़्यादा, जिनका फोर्थ अटैम्प्ट हो चुका है, उनके लिए ड्रॉप लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब उनको लग भी रहा होगा कि अब हम 24-25 के हो चुके हैं और इस एज में कॉलेज भी नहीं जा पा गए, और मतलब एज ना निकल जाए, ऐसे होता ही है, डर लगता ही है। तो आप अब फिर आपके पास जो ये लोग हैं इनके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो, और मतलब अगर पार्शियल ड्रॉप ले रखा है तो अपने कॉलेज ही कंटिन्यू करो, और या तो अगर आप एक और साल ट्राई कर सकते हो तो इस साल में मतलब पूरी मेहनत करके अगले साल का पेपर निकाल दो। देखो, हो ही नहीं सकता कि अगर आप मेहनत ना करो तो पेपर क्लियर ना हो। बस आपको एक राइट गाइडेंस में मेहनत करनी पड़ती है। तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से लिमिटेड रिसोर्सेज में लेके चलना होता है। क्या रिसोर्सेज लेने होते हैं? आपके कोचिंग के टीचर्स आपको बता ही देते हैं, और मतलब अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने भी वीडियोस बना रखी है कि मेरे कोचिंग के टीचर्स ने मुझे क्या एडवाइस दी थी कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, आप उन्हें देख सकते हो। तो अब जिन लोगों को भी मतलब इतना श्योरिटी कि हमें कॉलेज मिल जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और जो लोग अभी ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो देखो, अगर आप एक साल मेहनत करके अगले साल पेपर निकाल लेते हो, नो बडी इज़ गोना आस्क यू कि एक बार आप कॉलेज में पहुंच गए तो कोई भी आपको ये नहीं पूछने वाला कि कितने ड्रॉप थे क्या थे। देन आपका बस एक क्या बोलते हैं, अचीवमेंट हो जाएगी कि अब आप मेडिकल कॉलेज में हो, नो मैटर आप कितने ड्रॉप के बाद आए। तो इसीलिए अपना विजन क्लियर रखो कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर आपको आगे किसी और कोर्स में कंटिन्यू करना है। तो और भी मैं ऐसी काउंसलिंग से रिलेटेड और एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।